कविताएं बोलती हूँ तो उसमें काफी श्रोताएं सुनते हैं, तो मेरी एक लाइन भी अगर उनके दिल तक जाती है तो मैं मानती हूँ कि मेरा लिखना सार्थक हो गया है। मैं एक लड़की के दुख दर्द को जान सकती हूँ, यहाँ मुझे कल्पनाओं का सहारा नहीं लेना पड़ता। वे हथेलियां कभी दुआ बनकर सिर सहलाती है, कभी रोटी बनकर थाली में उतरती है। समाज की कुल्हाड़ी बार बार चली उस पर, उसकी जड़ें हर बार गहरी होती गई। जय हिंद दोस्तों, कविवाणी के इस खास एपिसोड में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। लेकिन बात जब आज के समय के युवा पीढ़ी वाले कवियों की हो तो वो सिर्फ पहुंचते नहीं हैं बल्कि अपनी आवाज से दुनिया में एक गहरा बदलाव लाते हैं। वो रूढ़ियों को तोड़ते हैं, मोहब्बत के नए मायने बताते हैं और समाज के उस क्षेत्र पर भी प्रकाश डालते हैं जिससे ये पूरा समाज अनजान रहता है। अक्सर कहा जाता है कि कविताएं दिल से निकलकर रूह तक पहुंचती है, और जब ये कविताएं किसी युवा के कलम से लिखा गया हो तो उसमें समाज को देखने का एक अलग ही नजरिया दिखता है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही बेहद प्रतिभाशाली, संवेदनशील और सशक्त युवा कवियत्री मौजूद हैं जिनकी कविता में स्त्री संवेदना, संघर्ष, लोक जीवन की सूंधी महक साफ महसूस की जा सकती है। राजस्थान युवा महोत्सव के विजेता, आकाशवाणी से लेकर मधुमती पत्रिका तक अपनी पहचान बनाने वाली, विश्व अवार्ड से सम्मानित, नई सोच की नई उड़ान है वो, आज के दौर की गूंजती पहचान है वो, सजाकर शब्दों को जो महफिल लूट जाती है, साहित्य के आसमान की चमकती शान है वो। चलिए बिना किसी देरी के आपके डिजिटल तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट, युवा कवियत्री सुश्री सुरभि प्रमोद लित्या जी का। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कविवाणी से जुड़े सभी दर्शकों एवं साहित्य प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सुरभि जी, बातचीत की शुरुआत आपके खूबसूरत उपनाम के साथ ही किया जाए। प्रमोद लित्या अनूठा और गहरा लगता है, आप इस संदर्भ में हमारे दर्शकों को कुछ। सर, प्रमोद लित्या का शाब्दिक अर्थ है आनंद या खुशी से लिपटा हुआ। ओके। यह नाम मेरे माता पिता के संयुक्त नाम से बना है। मैं काफी समय से सोच रही थी कि मेरा उपनाम रखूं, फिर मुझे यह नाम उपयुक्त लगा। सुरभि जी, आपने जो अपने बारे में बताया प्रमोद लित्या, और जिससे जाहिर है कि आपके पिताजी प्रमोद जी और माता ललिता जी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि जो आपका जो ये साहित्यिक सफर है, इसमें माता पिता का क्या योगदान रहा और आपको वो कैसे आगे बढ़ने में सहायक? सर, मैं आज साहित्य क्षेत्र में हूँ तो सब उनको समर्पित मेरे माता पिता को ही जाता है, क्योंकि वह मेरे हर समय मेरे साथ रहे। सबसे पहली बार मेरी जो रचना छपी थी मेरी माँ, वही मेरी पहली बार अखबार में छपी थी। अच्छा अच्छा, जी सर। पिता पे भी मैं लिखती हूँ और पिता पर लिखना कोई आसान नहीं होता है। मतलब पिता के लिए लिखना, मतलब जब कलम थक जाती है लेकिन उनके लिए शब्द की कोई कमी नहीं है। तो मैंने एक लिखा है कि पिता की चुप हथेलियां। अच्छा, तो उस पर मैं आपको एक कविता सुनाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। दिन भर धूप की आग में जलकर जब पिता सांझ डले घर लौटते हैं। दिन भर धूप की आग में जलकर जब पिता सांझ डले घर लौटते हैं तो उनकी हथेलियों पर सिर्फ मेहनत नहीं, पूरे घर की भूख चिपकी रहती है। उन पर फटी हुई लकीरों में मैंने अक्सर देखा है उधार की चिंताएं, बच्चों के सपने और अधूरी इच्छाओं का कुआं। वे थकते भी हैं, टूटते भी होंगे भीतर से, पर घर की चौखट पर आते ही अपने दर्द को चप्पल के साथ ही बाहर उतार देते हैं। माँ पूछती है, बहुत थक गए क्या? और वे हल्की मुस्कान में पूरा दुख छिपाकर कह देते हैं, नहीं, आज काम थोड़ा ज्यादा था। मैंने देखा है कि जब रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं तब पिता की थकी हुई हथेलियां देर तक जागती रहती है। वे हथेलियां कभी दुआ बनकर सिर सहलाती है, कभी रोटी बनकर थाली में उतरती है और कभी चुपचाप अपनी उम्र गलाकर हमारे भविष्य में लग जाती है। पिता सच है, घर के वह वृक्ष होते हैं जो स्वयं धूप सहते रहते हैं ताकि उनकी संतानें
हमेशा छांव में जी सके, छांव में जी सके। वाह वाह वाह। कवि जी, आपने पिताजी पे भी कविता सुनाई, जी तो माता के बिना मतलब ये फिर प्रोग्राम आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है, तो एक माँ पे भी कविता हमारे दर्शकों के लिए। जी सर, जरूर। मैं एक अपनी माँ पर एक कविता सुनाती हूँ कि माँ ने कभी सपनों का शोर नहीं मचाया, माँ ने कभी सपनों का शोर नहीं मचाया, उसने हमारी हंसी के बदले अपना हर अरमान चुपचाप जलाया। हम जीतते रहे जिंदगी की बाजी, हम जीतते रहे जिंदगी की बाजी, और माँ हमारी हार को बताती रही। हम जीतते रहे जिंदगी की बाजी को, और माँ हमारी हार को अपना बताती रही। हम ऊंचाइयों पर चढ़ते गए, हम ऊंचाइयों पर चढ़ते गए, और माँ जमीन पर रहकर भी आसमान बन जाती है। उसके हाथों की लकीरें, उसके हाथों की लकीरों में थकान का इतिहास लिखा है। उसकी आंखों में हमारी खुशियों का ख्वाब टिका है, जो बिना कहे दिल का सारा दर्द सह जाती है, और हमारी एक मुस्कान से हमारी एक मुस्कान से अपनी सारी पीड़ा भूल जाती है। हम बड़े होते गए, हम बड़े होते गए, और माँ छोटी होती गई। हमारी जिद के आगे वो हर रोज खुद से हारती गई, हमारी जिद के आगे वो हमेशा खुद से हारती गई। उसने अपने हिस्से का उजाला, उसने अपने हिस्से का उजाला और अपनी रातों को बस हमारे सवेरों के नाम कर दिया। आज अगर मैं कुछ भी हूँ तो उसमें माँ का सरोकार है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें मेरी माँ का सरोकार है। मेरी हर उड़ान के पीछे माँ की दुआओं का शोर है। दुनिया चाहे जो भी दे जाए, दुनिया चाहे जो भी दे जाए, माँ जैसा जहाँ कोई नहीं दे सकता, क्योंकि भगवान भी जब सामने ना हो तो एक माँ का रूप ही सामने चला आता है, माँ का रूप ही सामने चला आता है। हर सफल व्यक्तित्व का एक इतिहास भी होता है, एक बचपन का सुनहरा पन्ना होता है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे दर्शक आपकी जो ये काव्य सफर रहा है, लिखने का सफर रहा है, उसके बारे में थोड़ा परिचित हों। जी सर, मैं जब साहित्य क्षेत्र में आई तब मेरी राहें अस्पष्ट थी, लेकिन मुझे मेरी लेखनी पर बहुत भरोसा था, इसलिए अनवरत अथक प्रयास मैं करती रही। वरिष्ठों ने मुझे थपथपी देकर बहुत प्रोत्साहित किया और मेरे संग साथियों ने स्नेह दिया। यही कारण है कि मन उत्साहित रहा और लिखती रही, सम्मान मिला। मेरी यही कामयाबी मेरे मम्मी पापा को समर्पित है। मुझे उड़ने को पंख दिया, खुला आकाश दिया। अगर आपकी शिक्षा की बात करें, बीकॉम, उसके बाद एमकॉम, और फिर अचानक से आपका झुकाव हिंदी से आपने एमए किया हुआ है। ये जो सफर है आंकड़ों और गणित से आकर के शब्दों के मायाजाल में आना, ये कैसे आप प्रेरित हुए इससे? इसका असर यह है कि वस्तुतः नंबर और बैलेंस शीट का मुझे नहीं लगता कि कोई कारण है। जैसे अज्ञेय जी है, जो वो विज्ञान के विद्यार्थी होने के बाद भी हिंदी के अप्रतिम रचनाकार थे। प्रतिभा शायद एक जन्मजात होती है, यही अंकुर है जिससे लेकर एक वृक्ष बनता है। कॉमर्स के विद्यार्थी होने के बावजूद मैंने हिंदी में एमए किया, तो उसके पीछे हिंदी के वृहद संसार को मैंने मतलब ढंग से पढ़ा, और इसमें हिंदी है जो मैं इसके पूरे संसार को मैं पढ़ पाई। बाकी लिख तो मैं पहले से रही हूँ। कहते हैं कि कवि का दिल समाज की हर छोटी छोटी बातों को पकड़ लेता है। आपकी जो रचनाएं हैं, जिसमें स्त्री विमर्श की बातें हैं, लोक संवेदना की बातें हैं, एक युवा कवियत्री के रूप में स्त्री संवेदना और उसकी भावना, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मतलब मेरी नजर में कवि एक समाज का प्रवक्ता होता है। वह सत्य को उजागर करता है और यथार्थ से मुठभेद करता है। मेरी कविताओं में स्त्री जन स्वर होने के पीछे आदि आबादी की आवाज को मुखर करना है। एक लड़की होने के नाते मैं एक लड़की के दुख दर्द को जान सकती हूँ। यहाँ मुझे कल्पनाओं का सहारा नहीं लेना पड़ता, यहाँ मुझे यथार्थ को मैं भोगती हूँ, और यही कारण है कि मेरा संवेदनशील एक संघर्ष के रूप में व्याख्यित मैं अपने कविताओं से कर पाती हूँ, और मैं अपनी कविताओं सबसे ज्यादा स्त्री के संघर्ष पर ही लिखती हूँ। जी सर, अब मैं एक आपको कविता सुनाती हूँ, संघर्ष। बिल्कुल, स्वागत है। मैं चूल्हे की आग से तपकर सूरज की तरह चमकना सीख गई। मैं चूल्हे की आग से तपकर सूरज की तरह चमकना सीख गई। मैं
आंचल में सपने बांधकर, मैं आंचल में सपने बांधकर खुद की पहचान लिखना सीख गई। क्या बात। मेरे हिस्से में आए पत्थर, मेरे हिस्से में आए पत्थर, मैंने उनके घर व रास्ते बना डाले। वाह। लोग कहते रहे कि तू कुछ नहीं, पर मैंने मेरे नाम के परचम लहराते रहे। मैं रोई भी टूटी भी, मैं रोई भी टूटी भी, फिर से पेड़ की तरह उठ गई। वाह। मैं स्त्री हूँ जनाब, मैं हार के डर से नहीं थमी, मैं नहीं थमी। स्त्री होने का मतलब एक सृजन है, मेरे नाम का मतलब है एक जीवन। जो रूठी है तो ज्वाला है, और जो खुश है वो उपवन है। वाह वाह वाह। जी सर, मैंने एक स्त्री और एक पेड़ को समानता देकर एक पेड़ और स्त्री की कविता लिखी है। उसका दोनों का, हाँ, उसका एक विषय है वह पेड़ सी स्त्री। अच्छा अच्छा। वह पेड़ सी स्त्री, जिसमें वह है कि वह स्त्री है एक पेड़ की तरह जो जन्म लेती है किसी आंगन की मिट्टी में चुपचाप बिना शोर के। वह स्त्री है एक पेड़ की तरह जो जन्म लेती है किसी आंगन की मिट्टी में चुपचाप बिना शोर के। जब वह नन्ही कौपल सी थी तो किसी ने ध्यान न दिया। अच्छा। जब वह नन्ही कौपल सी थी तो किसी ने ध्यान न दिया, बस धूप मिली, कभी तीखी कभी झुलसाती, और हवाओं ने उसे बार बार झकझोरा। जब वह बढ़ने लगी, अपनी शाखाएं फैलाने लगी, तो लोगों ने कहा इतना मत बढ़ो, सीमाओं में रहो, तुम्हारी जड़ें यहीं तक है। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी हर एक नई पत्ती पर नजर रखी गई, उसकी हर एक नई पत्ती पर नजर रखी गई, हर हरियाली पर सवाल उठे, जैसे उसका बढ़ना किसी को स्वीकार नहीं था। फिर भी वह बढ़ती रही मौन रहकर, फिर भी वह बढ़ती रही मौन रहकर, धरती की गहराइयों से अपनी शक्ति बटोरती रही। जब उस पर पत्थर फेंके गए तो उसने फल गिराए, जब उस पर पत्थर फेंके गए तो उसने फल गिराए। तुलनात्मक। जी सर। जब उसकी डालियां तोड़ी गई तो उससे फिर से पत्ते उगाए, जब उसकी डालियां तोड़ी गई तो उसने फिर से पत्ते उगाए। वह पेड़ सी स्त्री है जो काटे जाने के भय में भी छाया देना नहीं भूलती, जो खुद धूप में जलकर भी दूसरों को ठंडक देती है। समाज की कुल्हाड़ी बार बार चली उस पर, समाज की कुल्हाड़ी बार बार चली उस पर, उसकी जड़ें हर बार गहरी होती गई, और एक दिन इतनी ऊंची हो गई कि जो लोग उसे रोकते थे आज उसकी छांव में उस सुकून ढूंढने लगे। तब उसे समझ आया कि सहारा कोई और नहीं होता, सहारा होता है अपनी जड़ों का विश्वास, अपनी सहनशीलता की ताकत। वह स्त्री है एक पेड़ की तरह अडिग, जो आंधियों से नहीं डरती, जो हर पतझड़ के बाद फिर से हरियाली ओढ़ लेती है। वह गिरती नहीं है, वह गिरती नहीं है, रीतों के साथ बदलती है, और हर बार पहले से अधिक जीवंत हो उठती है, हर बार पहले से अधिक जीवंत हो उठती है। वाह वाह, लाजवाब। सर, अब मेरी कविता है क्षितिज। अच्छा। जैसे आसमान और जहाँ दोनों मिलते हैं, जब दोनों मिलते हैं, तो उस पर मेरी कविता है कि क्षितिज की ओट में खिले हैं गुलाब के कुछ अनकहे स्वप्न, जिनकी खुशबू उम्मीद बनकर मन की खामोशी में उतर जाती है। वह बगीचा दूर कहीं ठहरा है, वह बगीचा कहीं दूर ठहरा है, जहाँ चाहते कांटों से नहीं डरती, जहाँ चाहते कांटों से नहीं डरती, जहाँ पर पंखुड़ी पर लिखा है भविष्य का मीठा वादा। मैं रोज देखती हूँ उस ओर जहाँ आसमान झुककर मुस्कुराता है। शायद वही मेरी प्रतीक्षा है, मेरे विश्वास की पहली सुबह। क्षितिज के गुलाबों का वह बगीचा आज भी बुलाता है मुझे। अब जो दूर दिखता है वही सबसे अपना होता है, वही सब अपना होता है। जो दूर दिखता है वही अपना होता है। जी सर, जी सर। अगली कविता है कि दीवारें बोलती नहीं, दीवारें बोलती नहीं, दीवारें बोलती नहीं, उन्हें सब पता होता है। ओके। दीवारें बोलती नहीं, उन्हें सब पता होता है, कौन सी आह किस रात आंखों में धुआं बनकर सोती है। वह औरत जिसे दुनिया ने घर कहा, वह औरत जिसे दुनिया ने घर कहा, पर वह तो एक कैद खाना था जहाँ उसकी हर ख्वाहिशों को धीरे धीरे दबा दिया गया। खिड़की पर धूप आती है,
खिड़की पर धूप आती है पर उसके मन तक नहीं पहुंचती। उसे रोशनी से डर नहीं है, उसे रोशनी से डर नहीं है, उसे अपनी परछाई से डर लगता है। कभी कभी वह मुट्ठी बांध दरवाजे की ओर देखती है, कभी कभी वह मुट्ठी बांध वो दरवाजे की ओर देखती है, जैसे एक दिन अपनी सांसों का हथियार बनाकर उसे सब तोड़ देगी। लेकिन अगले ही पल उसका डर उसे वापस अपने ही भीतर धकेल देता है। कितना अजीब है एक औरत जो पूरे घर को संभालती है, वही खुद अपने भीतर दम घुटने से बच नहीं पाती। उसकी मुस्कानें भी 4 दीवारों में कैद होती है, पर कहीं ना कहीं उसके दिल के कोने में एक चिंगारी बची रहती है, बहुत छोटी सी पर बेहद अडिग, जो कहती है एक दिन मैं इन दीवारों को अपने पैरों की धूल बना दूंगी। और वह दिन जब आएगा कोई दरवाजा उसे रोक ना पाएगा। वह उनकी टूटी सांसों से भी नई उड़ान बना लेगी। सौरभ जी, अभी एक ऐसा समय आ गया है जब हम एक रैपिड फायर राउंड में प्रवेश करेंगे। अपने दिमाग पे बिल्कुल जोर नहीं देना है, कुछ सोचना नहीं है, और जो पहले कॉल में जो आपको जवाब आए आप उसे साझा करेंगे। कविता का लिखना या फिर मंच पर कविता का गायन? सर, मुझे दोनों अच्छा लगता है। अच्छा। कविता लिखना भी अच्छा लगता है और मंच पर मुझे बोलना भी अच्छा लगता है, क्योंकि जब मंच पर अपनी कविताएं बोलती हूँ तो उसमें काफी श्रोताएं सुनते हैं, तो मेरी एक लाइन भी अगर उनके दिल तक जाती है तो मैं मानती हूँ कि मेरा लिखना सार्थक हो गया है। अगर समय की बात करें तो कौन सा समय आपको पसंदीदा है कविता लिखने के लिए? सर, कविता लिखने का कोई समय नहीं होता है। जब मेरे मन में जब शब्द आ जाते हैं तो हाँ। मैं धीरे धीरे अपनी किताब में वो नोट डाउन कर देती हूँ। फिर जब मुझे ऐसा कोई समय मिलता है जैसे रात में, तो उस समय फिर उस पर मैं अपनी पूरी कविता लिख देती हूँ। विचार रात में ज्यादा प्रभावित होते हैं। ऐसे लेखक या कवि जो आपके रोल मॉडल रहे हों? जी सर, मेरे हिंदी लिटरेचर में मैंने किया है MA, तो उसमें मैंने निराला जी को पढ़ा है, अज्ञेय को पढ़ा है, मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा है, और भी ऐसे काफी कवि है जिनको मैंने पढ़ा है। आपकी जो रचनाएं हैं, कविताएं हैं, इसमें राजस्थान की कौन सी खास बात जो हमेशा उसमें आती रहती है? लोक संस्कृति की बातें आती है और किसी के लोक जीवन की बात आती है। हमारे जो युवा दर्शक हैं इनके लिए 2 शब्द। सर, मैं एक तरह का कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं खुद युवा हूँ। हाँ। तो मेरा यही संदेश है कि आप जितना अच्छा पढ़ोगे उतना अच्छा ही आप लिख पाओगे। पढ़ना ज्यादा जरूरी है। जी सर, पढ़ना बहुत जरूरी है। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जो आपने कविवाणी को समय दिया। जी सर, आपने मुझे कविवाणी में आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार करती हूँ। और मैंने पहले भी काफ़ी आपकी YouTube पर वीडियो देखी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इससे हमें उनके बारे में पता चल रहा है कि कौन क्या कैसे लिख रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ, कविवाणी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सर।